Hello everyone, welcome to Internet Learning. Hope you all are doing well. So today we are going to discuss the topic decolonization and independence. So जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर ख़त्म हुआ तो वर्ल्ड में बहुत सारे ऐसे देश थे जो कि यूरोपियन कॉलोनियल रूल के अंडर थे। मतलब कि बहुत सारे ऐसे देश थे जिनके ऊपर यूरोपियन देशों ने कब्जा किया हुआ था, कंट्रोल किया हुआ था, उनको अपनी कॉलोनी बनाया हुआ था और उनमें से इंडिया जो है वो भी एक देश था। अब जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ तो उसके बाद वाले जो 2 डेकेड्स थे, एक डेकेड में 10 साल होते हैं, तो 2 डेकेड्स मतलब वर्ल्ड वॉर 2 के बाद जो 20 साल थे उनमें ज़्यादातर जो नेशंस थे जो पहले किसी की कॉलोनी थे एशियन अफ्रीका में, वो अब फ्री हो गए थे, वो अब इंडिपेंडेंट हो गए थे। मतलब कि वर्ल्ड वॉर 2 के बाद वाले 20 सालों के अंदर अंदर दुनिया में ज़्यादातर देश जो है वो आज़ाद हो गए थे। अब जो कॉलोनियल पावर्स थी, यूरोपियन कॉलोनियल पावर्स, उनसे आज़ाद हो चुके थे। जैसे हमने भी, हमारी जो इंडिपेंडेंस है वो हमें 1947 में मिली, तो जिस तरीके से हमें ब्रिटिशर्स से आज़ादी मिली ऐसे ही दूसरे जो कॉलोनीज थी उन्हें भी आज़ादी मिल गई। मैक्सिमम लोग जो हैं, मैक्सिमम देश जो हैं, उन्हें आज़ादी मिल गई थी। अब आज़ादी तो मिल गई, ये जो एशिया एंड अफ्रीका में कॉलोनीज थी वो फ्री तो हो गए, इंडिपेंडेंट तो हो गए, बट अब उनके ऊपर प्रेशर था पॉवर्टी का, गरीबी का। बहुत सारे लोग जो है गरीब थे, रिसोर्सेज देशों के पास ज़्यादा नहीं थे। जो अभी अभी आज़ाद हुए हैं उन देशों के पास रिसोर्सेज ज़्यादा नहीं थे। देयर इकोनॉमीज एंड सोसाइटीज आर हैंडीकैप्ड बाय लॉन्ग पीरियड्स ऑफ कॉलोनियल रूल। और ऐसा हो गया था कि जैसे जो ये देश हैं वो कॉलोनियल रूल की वजह से हैंडीकैप हो चुके हैं, अपाहिज हो चुके हैं, क्योंकि बहुत लंबे टाइम तक यूरोपियंस ने, वेस्टर्न वर्ल्ड ने इन देशों के ऊपर कब्जा किया था। इसकी वजह से क्या हुआ, ये जो देश हैं जैसे इंडिया है वो हैंडीकैप सा हो गया। हमें ये नहीं पता था कैसे देश को सही से चलाएं, कैसे रिसोर्सेज को सही से इस्तेमाल करें, कैसे गरीबी से बाहर आएं, कैसे इकोनॉमी को लिफ्ट करें। इन सारी चीज़ों के बारे में हमें नहीं पता था। The IMF and the World Bank were designed to meet the financial needs of the industrial countries. तो जब ये ब्रिटेन वुड्स वाला सिस्टम हमने पढ़ा था उसमें हमने देखा था कि IMF एंड वर्ल्ड बैंक जो है उनका क्या रोल था। तो बेसिकली उनका जो मेन रोल था वो इंडस्ट्रियल कंट्रीज को हेल्प करना था। ऐसे कंट्रीज जो काइंड ऑफ डेवलप्ड हैं, जो बड़े नेशंस हैं, जहाँ पे इंडस्ट्रियलाइजेशन आ रखा है, ऐसे नेशंस को हेल्प करना मेन एम था IMF एंड वर्ल्ड बैंक का। IMF एंड वर्ल्ड बैंक जो हैं वो गरीबी या फिर डेवलपमेंट नहीं है, इन सारी चीज़ों को ठीक करने के लिए इक्विप्ड नहीं थे। मतलब कि इस पॉइंट ऑफ टाइम पे IMF एंड वर्ल्ड बैंक इस सिचुएशन में नहीं थे, उनके पास इतने रिसोर्सेज वगैरह नहीं थे कि वो अभी अभी जो देश आज़ाद हुए हैं उनको हेल्प कर सके गरीबी से निकलने में, उनको डेवलप करने में। इन सारी चीज़ों में IMF एंड वर्ल्ड बैंक इन देशों को हेल्प करने में नाकाम हो रहे थे। कौन से देश? जो अभी अभी आज़ाद हुए हैं, जो कभी पहले किसी की कॉलोनी हुआ करते थे। But as Europe and Japan rapidly rebuilt their economies, they grew less dependent on IMF and the World Bank. But धीरे धीरे करके क्या हुआ कि यूरोप एंड जापान जो हैं ये लोग जल्दी से ही अपनी अपनी इकोनॉमीज को ग्रो करने में कामयाब रहे। मतलब यूरोप एंड जापान में जो तरक्की है वो काफ़ी तेज़ी से आई IMF एंड वर्ल्ड बैंक की वजह से। और जब एक बार उनकी इकोनॉमी ग्रो कर गई तब उनको IMF एंड वर्ल्ड बैंक की बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं थी। Thus, from the late 1950s, the Bretton Woods institutions began to shift their attention more towards developing countries. तो जब ब्रिटेन वुड्स इंस्टीट्यूशंस ने देखा कि ज़्यादातर जो इंडस्ट्रियल कंट्रीज़ हैं अब वो ट्रैक पे आ चुके हैं, अब वो डेवलप हो चुके हैं, अब वो उनकी जो इकोनॉमी है वो ग्रो कर चुकी है, तो 1950s के बाद ब्रिटेन वुड्स इंस्टीट्यूशंस मतलब IMF एंड वर्ल्ड बैंक ने क्या किया, अपना जो ध्यान है वो डेवलपिंग कंट्रीज़ की तरफ करना शुरू किया। As colonies, many of the less developed regions of the world had been part of Western empires. तो बहुत सारे ऐसे देश थे डेवलप्ड जो नहीं थे, ठीक है, मतलब जो बहुत ज़्यादा तरक्की नहीं कर रहे थे, ऐसे देश कॉलोनीज रह चुके थे, है ना, वेस्टर्न एम्पायर की। तो ये चीज़ तो क्लियर है कि बहुत दुनिया में काफ़ी सारे ऐसे देश थे जिनके ऊपर वेस्टर्न वर्ल्ड रूल किया करता था।
Now, ironically, as new independent countries facing urgent pressure to lift their populations out of poverty, they came under the guidance of international agencies dominated by the former colonial powers. मतलब ज्यादातर जो देश थे जो डेवलप नहीं थे, वो देश पहले वेस्टर्न वर्ल्ड की कॉलोनीज हुआ करते थे, और अब जब वो आज़ाद हो गए तो अब उनको क्या ज़रूरत पड़ रही है। मतलब आयरनी ये है कि आज़ाद होने के बाद अपने देश को ट्रैक पे लाने के लिए, अपने देश में से गरीबी हटाने के लिए, डेवलपमेंट लाने के लिए इन डेवलपिंग नेशंस को किसकी हेल्प लेनी पड़ रही है? ऐसे इंटरनेशनल एजेंसीज की जिनको एक तरीके से कौन कंट्रोल कर रहा है? कॉलोनियल पावर्स। कहने का मतलब क्या है कि अब जैसा हमने देखा कि ब्रिटेन वुड्स इंस्टीट्यूशंस जो है वो डेवलपिंग कंट्रीज की तरफ ध्यान देना शुरू कर रहे थे, और ये जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं ये क्या है? ये पहले वेस्टर्न वर्ल्ड की कॉलोनी हुआ करते थे और अब ये आज़ाद हो चुके हैं। अब जब ये डेवलपिंग कंट्रीज आज़ाद हुई तो इनको ज़रूरत थी अपने आप को लिफ्ट करने के लिए कि अपने देश से गरीबी हटाएं, है ना। तो ये सारी चीज़ों की ज़रूरत थी। तो अपने देश को लिफ्ट करने के लिए इन्होंने गाइडेंस किसकी ली? ब्रिटेन वुड्स इंस्टीट्यूशंस की। किसके लिए? आईएमएफ की, वर्ल्ड बैंक की। और जब आईएमएफ एंड वर्ल्ड बैंक की इन्होंने गाइडेंस ली तो उसमें मतलब एक तरीके से आयरनी ये थी कि ये जो ब्रिटेन वुड इंस्टीट्यूशंस हैं इनको कंट्रोल कौन कर रहा है, इनको डोमिनेट कौन कर रहा है? वेस्टर्न वर्ल्ड, वो कॉलोनियल पावर्स जिन्होंने इन लोगों पर, इन डेवलपिंग नेशंस पर रूल किया था। मतलब कि वेस्टर्न वर्ल्ड से आजाद होकर वो उस इंस्टीट्यूशंस से मदद मांग रहे हैं जो कि अभी भी ये जो इंस्टीट्यूशंस हैं इनके ऊपर डोमिनेट कौन कर रहे हैं? वो वेस्टर्न वर्ल्ड ही, वो कॉलोनियल पावर्स ही। तो बस यही एक तरीके से आयरनी वाली बात है कि आप जिससे आजाद हुए हो उन्हीं से आप कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली उन्हीं से आप मदद मांगने जा रहे हो, क्योंकि ये जो ब्रिटेन वुड्स इंस्टीट्यूशंस है इनको डोमिनेट कौन कर रहा है? यूएसए, यूरोप, है ना। और यूएसए एंड यूरोप यही ऐसे मतलब एक तरीके से कंट्रीज थी यहाँ की जो कि दुनिया भर में अपनी कॉलोनीज बनाई हुई थी, और जब इन कॉलोनीज को आज़ादी मिली तो वो अब किसके पास आ रहे? आईएमएफ एंड वर्ल्ड बैंक के पास कि हमें मदद दे दो। और ये आईएमएफ एंड वर्ल्ड बैंक को कौन कंट्रोल कर रहा है? कॉलोनीज। तो आई थिंक आपको ये चीज समझ आ गई होगी, कंफ्यूजन नहीं होगी। As colonies, many of the less developed regions of the world had been part of Western empires. Now, ironically, as newly independent countries facing urgent pressure to lift their populations out of poverty, they came under the guidance of international agencies dominated by the formal colonial powers. तो यही चीज़ इसमें है कि अब वो उन्हीं एजेंसीज के पास जा रही हैं जो कि डोमिनेट की जाती हैं कॉलोनियल पावर्स के द्वारा। अब जो डेवलपिंग नेशंस थे उनके लिए एक और दिक्कत थी। Large corporations of other powerful countries, for example US, also often manage to secure rights to exploit developing countries' natural resources very cheaply. तो जो पावरफुल कंट्रीज थी जैसे कि यूएसए, यहाँ की जो बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज थी, यहाँ की जो बहुत बड़ी बड़ी कॉरपोरेशंस थी, ये जो कंपनीज हैं ये कभी कभी काफ़ी आसानी से, काफ़ी सस्ते में डेवलपिंग नेशंस के नेचुरल रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट करने के राइट्स काफ़ी आसानी से पा लेती थी। मतलब कि मान लो हम इंडिया है ना, और हमारे यहाँ पे हम आज़ाद हुए हैं अभी ब्रिटिशर्स वगैरह से, तो हमारे यहाँ हमें बहुत ज़्यादा अभी आइडिया नहीं है कि कैसे देश को चलाना है, कैसे अपने देश को गरीबी से निकालना है, ये सब। अब इस बीच यूएसए से कोई बहुत बड़ी कंपनी आई हमारे देश में और हमारे देश की गवर्नमेंट को बहुत बढ़िया बढ़िया बातें बताई कि हम आपके देश को डेवलप कर देंगे, आप हमें राइट दे दो, आप हमें यहाँ से माइनिंग के राइट दे दो, है ना, देश में हम एम्प्लॉयमेंट लाएंगे, इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट करेंगे, देश गरीबी से हट जाएगा। ऐसे बहुत बड़ी बड़ी चिकनी चिकनी चुपड़ी चुपड़ी बातें की, ठीक है। अब इन चिकनी चुपड़ी बातों में हमारे देश की जो अभी ताज़ा ताज़ा इंडिपेंडेंट गवर्नमेंट बनी है वो आ गई और उसने राइट दे दिए कि चलो हमें तो डेवलपमेंट चाहिए तो आप ये राइट ले लो और हमारे देश में बिजनेस कर लो। अब ये जो यूएस की जो बड़ी सी कॉरपोरेशन आई, इसका कोई मकसद नहीं था हमारे देश को डेवलप करने का। इसका मेन एम क्या था कि हमारे देश से वो माइनिंग वगैरह करे, रिसोर्सेज निकाले और अपने देश ले जाए। तो मतलब कि जब कॉलोनियल पावर्स गई तो उनके बाद जो कॉलोनियल पावर्स ने रोल निभाया था ना, अब वही सेम रोल कौन निभा रही है? बड़ी बड़ी कंपनीज। क्योंकि ये जो बड़ी बड़ी कंपनीज हैं ये भी सेम ही काम कर रही हैं। दूसरे देश से ये बड़ी कंपनीज हमारे देशों में आ रही हैं, हमारे देश के रिसोर्सेज यूज कर रही हैं और अपने देश को ऊपर बढ़ा रही हैं। हमारे देश में जो रिसोर्सेज हैं वो एक्सप्लॉइट हो रहे हैं, नेचुरल रिसोर्सेज जो हैं वो बर्बाद हो रहे हैं। तो यही दिक्कत जो है डेवलपिंग नेशंस को झेलनी पड़ रही थी।
तो ये जो बड़ी बड़ी कंपनीज हैं ये बहुत ही आसानी से सस्ते में हमारे देश के रिसोर्सेज को यूज करने के लिए राइट जो है वो ले रही थी, बट इससे हमें दिक्कत हो रही थी क्योंकि हमारे जो रिसोर्सेज है वो बहुत ज़्यादा बड़े लेवल पे एक्सप्लॉइट हो रहे थे. At the same time, most developing countries did not benefit from the fast growth the Western economies experienced in the 1950s and 1960s. तो 1950s एंड 60s के बीच में ये जो वेस्टर्न इकोनॉमीज थी, जिस तरीके से इन्होंने बहुत ज़्यादा बड़ी लेवल पे ग्रोथ की, इससे डेवलपिंग कंट्रीज को कोई फायदा नहीं हो रहा था. ज़्यादातर डेवलपिंग कंट्रीज को वेस्टर्न इकोनॉमीज की ग्रोथ से कोई फायदा नहीं हो रहा था. वेस्टर्न वर्ल्ड ग्रो कर रहा है, पैसा कमा रहा है, उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ रहा था. मतलब हमें नुकसान ही हो रहा था, हमें फायदा तो इनकी ग्रोथ से नहीं हो रहा था. और जब हमने ये रियलाइज किया, जब डेवलपिंग कंट्रीज ने ये रियलाइज किया कि हमारे लिए क्या हो रहा है, हमारे रिसोर्सेज लुट रहे हैं, हम एक तरीके से इस पूरी दुनिया का पार्ट है, बट स्टिल एक दुनिया का तबका है वेस्टर्न इकोनॉमीज है जो कि डेवलप करती जा रही हैं और हम बस बैठे हुए हैं. तो अपने आप को ग्रो करने के लिए ये जो डेवलपिंग नेशंस थे ये इकट्ठा हुए और इन्होंने एक ग्रुप बनाया 77 कंट्रीज का. सो ग्रुप ऑफ 77 नेशंस निकल के आया जिसको G77 कहा गया. अब ये जो ग्रुप ऑफ 77 कंट्रीज है जो डेवलपिंग कंट्रीज है, इनकी डिमांड क्या थी? टू डिमांड अ न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर. ये डिमांड कर रही थी एक NIEO, मतलब कि न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर, मतलब पूरे वर्ल्ड लेवल पे एक नया इकोनॉमिक ऑर्डर हो, नए तरीके से व्यापार चले, नए तरीके से रिलेशनशिप्स हों देशों के बीच में. अब by the NIEO they meant a system that would give them real control over their natural resources. तो ये NIEO के तहत जो ग्रुप ऑफ 77 कंट्रीज था, ये क्या चाह रहा था कि हमें हमारे नेचुरल रिसोर्सेज पे ज़्यादा कंट्रोल मिले. ऐसा ना हो कि बाहर देश से कोई कंपनी आ रही है और वो हमारे रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट कर रही है और हम अपने ही रिसोर्सेज को यूज़ नहीं कर पा रहे. तो NIEO की डिमांड के साथ जो G77 है वो ये डिमांड कर रहे थे कि हमें हमारे रिसोर्सेज पे रियल कंट्रोल चाहिए. हम हमारे खुद के देश के जो नेचुरल रिसोर्सेज है उनको पूरी तरीके से कंट्रोल करना चाहते हैं. हमें ज़्यादा असिस्टेंस चाहिए डेवलपमेंट के लिए, हमें ज़्यादा मदद चाहिए डेवलपमेंट के लिए. तुम तो इंडस्ट्रियल नेशंस हो, तुमने हमें अपनी कॉलोनी बना बना के हमारे रिसोर्सेज को यूज़ किया और खुद तो तुम डेवलप्ड नेशंस बन गए, है ना. जैसे इंडिया के जो रिसोर्सेज हैं उनको यूज़ करके ब्रिटेन काफ़ी आगे बढ़ गया. एग्जाम्पल के तौर पे ब्रिटेन की और भी जो कॉलोनीज थी उन सबका एक्सप्लॉइटेशन जो है ब्रिटेन ने किया. हम सारी कॉलोनीज को एक्सप्लॉइट करके ब्रिटेन तो एकदम बढ़िया बन गया. बट अब हमारा क्या? तो अब हम ये डिमांड कर रहे थे, ग्रुप ऑफ 77 कंट्रीज हैं वो ये डिमांड कर रहे थे, अब हमें ज़्यादा असिस्टेंस चाहिए, हमें ज़्यादा हेल्प चाहिए ताकि हम ग्रो कर सकें. फेयर प्राइसेस फॉर रॉ मटेरियल. हम जो रॉ मटेरियल बेच रहे हैं उनका हमें फेयर प्राइस चाहिए. ऐसा ना हो कि तुम बहुत ही सस्ते में हमसे खरीद लो, हमें हम जो चीज़ एक्सपोर्ट कर रहे हैं उसका अच्छा प्राइस चाहिए. बेटर एक्सेस फॉर देयर मैन्युफैक्चर्ड गुड्स इन डेवलप्ड मार्केट्स, डेवलप कंट्रीज मार्केट. और हम साथ ही साथ ये भी चाह रहे थे, मतलब जो G77 है वो ये भी चाह रहा था कि हम हमारे देश में जो मैन्युफैक्चर्ड गुड्स बना रहे हैं, मतलब जो मशीन्स के थ्रू गुड्स बना रहे हैं, उनके लिए हमें डेवलप्ड कंट्रीज की मार्केट में भी जगह मिले, इजीली एक्सेस मिले, कि जो डेवलप्ड नेशंस हैं वो हमारे देशों से जाने वाले मैन्युफैक्चर्ड गुड्स को खरीद सकें. ऐसा ना हो कि तुम हमारे ऊपर इंपोर्ट ड्यूटी लगा दो, हमारे देशों से जाने वाले मैन्युफैक्चर्ड गुड्स पे बैन लगा दो. इस तरीके के रिस्ट्रिक्शंस नहीं होनी चाहिए और हम इजीली जो डेवलप्ड नेशंस हैं उनकी मार्केट को एक्सेस कर सकें. ऐसा सिस्टम चाहिए था ये G77 नेशंस को. तो बेसिकली इस सेक्शन में हमने क्या देखा कि डीकोलोनाइजेशन एंड इंडिपेंडेंस हुआ नेशंस का. ऐसे नेशंस जो कि पहले किसी देश की कॉलोनी हुआ करते थे, अब वो आज़ाद हो गए. अब जब ये आज़ाद हुए तो उनके सामने दिक्कत क्या आई कि हम तो गरीब हैं, हमें तो आता ही नहीं है देश कैसे चलाना है. पहले तो ये कॉलोनीज जो मतलब जो कॉलोनियल पावर्स थी वो हमारे देशों को चला रही थी, उन्होंने हमारे सारे रिसोर्सेज लूट लिए और एक तरीके से हमें अपाहिज सा बना दिया. हमें पता ही नहीं कि किस तरीके से अब हम आगे बढ़े. अब जब आगे बढ़ने की बारी आई कि कैसे मैनेज करना है, ये जो डेवलपिंग नेशंस हैं, ये जो भी इंडिपेंडेंस जिन्होंने ली है, ये नेशंस किसकी हेल्पलाइन रखते हैं? IMF एंड वर्ल्ड बैंक की. और IMF एंड वर्ल्ड बैंक भी अब क्यों मदद कर रहे हैं? क्योंकि जो डेवलप्ड नेशंस हैं उनकी ग्रोथ हो चुकी है. तो जब 1950s तक ज्यादातर जो इंडस्ट्रियल नेशंस हैं वो ग्रो कर चुके थे, तो ब्रिटेन वुड्स इंस्टीट्यूशंस ने डेवलपिंग नेशंस की जो हेल्प है वो करने की सोची. अब यहाँ पे आयरनी ये थी कि डेवलपिंग नेशंस जो हैं वो अभी अभी कॉलोनियल पावर्स से आजाद होके आए हैं
और अब वो मदद मांगने किन इंस्टीट्यूशंस के पास जा रहे हैं? ऐसे इंस्टीट्यूशंस के पास जो कि मेनली किसके द्वारा कंट्रोल किए जाते हैं? उन्हीं कॉलोनियल पावर्स के थ्रू जिनसे वो आजाद होकर आए हैं। इसके साथ साथ हमने फिर ये देखा कि ये जो डेवलपिंग नेशंस है इनमें ये दिक्कत भी थी कि पावरफुल कंट्रीज की जो बड़ी बड़ी कॉरपोरेशंस थी वो इन डेवलपिंग नेशंस में आसानी से रिसोर्सेज को यूज करने के लिए राइट्स ले लेती थी और फिर यहाँ के रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट करती थी। जब ये सारी चीज इन देशों ने रियलाइज की तो एक ग्रुप ऑफ 77 बनाया इन्होंने और NIEO की डिमांड की, न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर, जिसमें कि ये चाहते थे कि डेवलपिंग नेशंस को अपने रिसोर्सेज के ऊपर ज्यादा कंट्रोल हो, ज्यादा इनको डेवलपमेंट के लिए असिस्टेंस मिले, इनके रॉ मटेरियल के लिए इन्हें अच्छे दाम मिले, साथ ही साथ जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं उनके मार्केट में ये डेवलपिंग नेशंस अपने सामान को, अपने मैन्युफैक्चर्ड गुड्स को आसानी से बेच सकें। तो ये डिमांड थी डेवलपिंग नेशंस की। आई होप ये आपको सेक्शन क्लियर होगा।